शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नमस्कार मित्रों, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपको यहाँ पर सेकंड ग्रेड की संस्कृत की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे कमेंट भी आए थे हमारे पास, तो फाइनली आज हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको सारा कुछ मैटर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। एक सिस्टेमेटिक तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। जो कुछ भी अनुभव हमने प्राप्त किया है वो आपके साथ में शेयर किया जाएगा और आपके लिए अच्छे से मेहनत करके आपको नोट्स बनाए जाएंगे और आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा हर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, तो आप अच्छे से इस हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी मजबूत तैयारी के साथ में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीक़ा से आपकी तैयारी करवाएंगे और जीरो स्तर से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हर टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका शब्द रूप का टॉपिक हो, चाहे वर्णमाला का टॉपिक हो, चाहे आप समास का है, कारक का है, संधि का है, कोई भी टॉपिक है, जीरो से स्टार्ट करके आपको सिलेक्शन तक आपको लेकर के जाएंगे। इससे पहले पुराने पेपर जितने भी हो चुके हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस क्लास में हम बताएंगे कि संस्कृत भाषा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हम समझेंगे। इसके अलावा भाषा के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आज की हमारी पहली क्लास रहेगी। इसके साथ साथ में हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन एनसीईआरटी की बुक्स भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। उनके नोट्स हम बना रहे हैं। जैसे ही नोट्स बन जाएंगे आपको वीडियो के रूप में भी मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी इस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और बिल्कुल जीरो स्तर से आप संस्कृत को समझ सकें और आपको सिलेक्शन तक हम लेकर चलें, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम सब मिलकर के तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता तक पहुंचेंगे। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है, पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके हौसले मजबूत हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन आपको सिस्टेमेटिक तरीका से तैयारी जरूर करनी होगी। एक मनोवैज्ञानिक ढंग से यदि आप तैयारी कर लोगे तो आप निश्चित रूप से निकल जाओगे। तो चलिए आज की ये क्लास, चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये संस्कृत की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत भाषा, देखिए यहाँ पर हम दो शब्दों की बात करेंगे। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि सिलेबस के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें जाननी होती है। प्रश्न आपका कहीं से भी बन सकता है। हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई बिंदु आपका छूट जाए और आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए, इसलिए हम आपको हर टॉपिक को यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे संस्कृत शब्द, एक तो है संस्कृत शब्द, दूसरा हमारा रहेगा भाषा शब्द। इन दोनों शब्दों की हम आपको व्युत्पत्ति बताएंगे और उसके बाद में व्युत्पत्ति लव्य अर्थ क्या निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं संस्कृत शब्द किस तरह से बनता है, इसकी क्या व्युत्पत्ति होती है और इसका क्या अर्थ होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं संस्कृत शब्द को। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक तो है सम, ठीक है, अभी हम अलग अलग बताएंगे कि ये क्या है। दूसरा है इसमें सुट, यानी कि जो आपका से दिख रहा है ये सुट है। इसके बाद में है इसमें आपकी डुक्रिय, ठीक है। इसके बाद में है इसमें आपका इक्तय,
ये आपके 4 शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो सम लिख रहा है ये तो है आपका सम उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हो कि धातु से पहले लगता है और उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 22, ठीक। लेकिन हम यहां पर सम उपसर्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां हमारे शब्द में सम उपसर्ग का उपयोग हुआ है। इसके बाद में सुट जो है, यहां पर सुट में से टे की संज्ञा होती है, उ की संज्ञा होती है और इस संज्ञा के बाद में लोप हो जाता है। तो यहां पर आपका से बचता है केवल। क्या? से। इस तरह से आपका से आपको दिखाई दे रहा है सम के बाद। इसके बाद में है हमारा सुट में जो से बच रहा है ये है आपका आगम। क्या है? आगम। अब आगम जो है हमारा ये मित्रवत होता है, मित्रवत। आगम के साथ में एक और आता है आपका आदेश। आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है, शत्रुवत, क्योंकि ये किसी को हटा करके खुद बैठता है। जैसे आपने देखा होगा यण संधि में ई के स्थान पर यह हो जाता है, यानी कि ई था उसको हटा दिया और ये बैठ गया। तो ये शत्रु के समान है। जब कोई किसी को हटा कर बैठता है तो वो शत्रु के समान होता है, उसको आदेश कहते हैं। तब यहाँ पर ई के स्थान पर यह आदेश होता है। लेकिन जो आगम होता है वो किसी को हटाता नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सम उपसर्ग है और बीच में आकर के बेचारा से बैठा हुआ है, किसी को इसने हटाया नहीं है, इसकी वजह से कोई प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए ये मित्रवत कहलाता है। तो आगम हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर डुक्रिय धातु है। डुक्रिय धातु आपके करने के अर्थ में होती है, डुक्रिय करने, ठीक है। तो इसका जो शेष बचता है वो बचता है आपका केवल क्री। क्या बचेगा? क्री शेष बचेगा, सिर्फ क्री। तो ये आपकी क्या है? धातु है। क्या है? धातु है ये। और अर्थ क्या होगा? क्री यानी करना होता है, लेकिन मूल धातु डुक्रिय है, डुक्रिय। अब लास्ट में है आपका इक्त। ते यहाँ पर आपका प्रत्यय है, प्रत्यय। अब जो त प्रत्यय है इसमें से आपका केवल ते शेष रहता है और ये आपका भावार्थ में हुआ है। भावार्थे किसमें होता है? भावार्थे, यानी भाव के अर्थ में होता है। अब ये हमारे 4 शब्द हो जाते हैं। सबसे पहले सम है तो उपसर्ग हो गया, सुट है तो आगम हो गया, डुक्रिय है तो धातु हो गई, क्री धातु, और त है तो प्रत्यय हो गया। अब हम सबको जोड़ते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले आपका सम आ रहा है, सम। उसके बाद में सुट में से आपका आ रहा है से। उसके बाद में डुक्रिय में से आ रहा है आपका क्री। उसके बाद में त में से आ रहा है त। अब देखिए इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो यहाँ पर जो मैं है ये आपका मैं अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार संधि के हिसाब से मनुस्वार सूत्र लगेगा तो आगे व्यंजन होने के कारण ये अनुस्वार बन जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए सम आधा से संस्कृत। देखिए इस तरह से हम लिखेंगे तो बन जाएगा संस्कृत। अब ये भावार्थ में है तो हम नपुंसक लिंग में लिखेंगे इसको संस्कृतम, संस्कृतम, ठीक है। इस तरह से हमारा शब्द बनता है, संस्कृत शब्द बन जाएगा। क्लियर है सबके? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग है, सुट आगम का से बचता है और डुक्रिय का क्री धातु है और एक त प्रत्यय का आपका त है। सबको मिलाएंगे तो संस्कृत शब्द बनेगा और भावार्थ में यहाँ पर आपको संस्कृतम बनाना होता है। इस तरह हमारा ये संस्कृत शब्द बन जाता है। क्लियर है सबके? अब यहां पर ये तो हो गई इसकी व्युत्पत्ति। क्या हो गई भाई? व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति लव्य अर्थ क्या होगा वो हम जानेंगे। व्युत्पत्ति लव्य अर्थ क्या होगा इसका, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका व्युत्पत्ति लव्य अर्थ जानेंगे। देखिए मिटा देता हूं मैं इसको यहां से। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, सम, सुट का से, डुक्रिय का क्री, इक्ता का ये आपका ते, ठीक है। इन सब को जोड़ने पर संस्कृत बन जाता है, ठीक है। अब इसका हम व्युत्पत्ति लव्य अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा शुद्ध करना। क्या अर्थ हो जाएगा? शुद्ध करना।
आपने देखा होगा कि संस्कृत जो है वो न केवल भाषा है बल्कि संस्कार करना भी कहलाता है। संस्कृत को कहते हैं कि संस्कृत युक्त होना चाहिए, संस्कारों से युक्त होना चाहिए, वो ही संस्कृत है। तो संस्कृत का जो अर्थ होगा, व्युत्पत्ति से जन्य अर्थ निकलेगा, वो निकलेगा शुद्ध करना। इसके अलावा परिष्कार करना, परिष्कार करना, इसके अलावा परिमार्जन करना, परिमार्जन, इसके अलावा परिमार्जित भी कह सकते हैं, परिमार्जित भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा करना हम कह सकते हैं स्वच्छ, या हम कह सकते हैं निर्मल। ठीक है, हम कह सकते हैं निर्मलीकरण। ठीक है, स्वच्छीकरण। तो इस प्रकार से हमारा व्युत्पत्ति जन्य अर्थ निकल जाएगा, शुद्ध करना, परिष्कृत करना, परिमार्जित करना, अच्छा बनाना, स्वच्छ करना, निर्मल करना, संस्कारों से युक्त करना, संस्कृत युक्त करना। ठीक है, ये है हमारी संस्कृत। अब इसको भाषा के हिसाब से देखें तो भाषा के हिसाब से आप भाषा के साथ जोड़ करके अर्थ निकालेंगे, और वैसे यदि हम देखते हैं इसका एक सामान्य शब्द के हिसाब से तो ये अर्थ आपका निकलेगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत शब्द हो जाता है। अब हमारा दूसरा शब्द है भाषा, तो हम भाषा शब्द को भी जान लेते हैं। चलिए दूसरे शब्द की बात करते हैं, भाषा शब्द की। अब देखो हमारा दूसरा शब्द है मित्रों, यहाँ पर भाषा शब्द है। तो भाषा शब्द जो बनेगा वो बनेगा आपका भाष धातु से। देखिए ये हमारी भाष धातु है, और भाष धातु होती है भाषण के अर्थ में, वक्तायाम वाची, वक्तायाम वाची, यानी कि कथन करने में, कहने में आप इसका अर्थ ले सकते हैं। भाषण, भाषणे, या कहना या कथन करना। ठीक है, कथन करना या कहना, भाषण करना। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वक्तायाम वाची इसका मुख्य अर्थ है। तो अब भाषा जो शब्द हमारा बनता है वो कैसे बनता है, भाष धातु। अब इसमें एक प्रत्यय लगता है, अच प्रत्यय। क्या लगता है, अच प्रत्यय लगता है इसमें। अच प्रत्यय में से आपका केवल ए बचेगा, च हट जाएगा, इत संज्ञा होके लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाष और ए आपका ए, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनेगा भाषे। इस तरह हमारा शब्द बनता है भाषे। ठीक है, अब यहां पर हम इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे शब्द, तो यहां पर एक सूत्र है अजादत्यश टाप है, यानी कि हम स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करते हैं, तो इसमें हम टाप प्रत्यय करेंगे, और टाप में से आशेष रहता है। क्या रहता है, आशेष रहता है आपका। तो आशेष रहेगा तो आप भाष में जो भाषा है आपका, इसमें आ मिलाएंगे। अब आ मिलाने पर आपका बन जाएगा भाषा। देखिए इस तरह से आपका भाषा शब्द बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं कि भाषा शब्द आपका कैसे बनता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस भाषा शब्द में अच प्रत्यय हुआ, अच के बाद में भाषा बना, उसके बाद में आपने इसमें टाप प्रत्यय किया है, तब जाकर के आपका भाषा शब्द बनता है। अब ये तो हो जाती है इसकी व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति लव्य अर्थ क्या निकला इसका, वो हम जानते हैं। चलिए इसका अर्थ बताते हैं आपको। देखिए भाषा शब्द का क्या अर्थ है हम इसको जानते हैं, और भाषा की क्या विशेषताएं हैं वो भी हम जानते हैं। देखिए संस्कृत हमने जान लिया, अब है हमारा भाषा। देखिए भाषा का जो व्युत्पत्ति अर्थ निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ पर हम भाषा को माध्यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माध्यम। ठीक है, इसके अलावा हम भाषा को कह सकते हैं साधन, साधन। ठीक है, अब भाषा एक प्रकार से माध्यम होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि भाषा एक प्रकार से साधन होता है। विचार विनिमय के लिए भाषा काम आती है, विचार विनिमय के लिए। ठीक है, या विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान के लिए ये काम आता है। ठीक है, अब भाषा हम माध्यम के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कि हम अपने मंतव्य को या अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब भाषा जो होती है हमारी वो तीन रूपों में हो सकती है।
कितने रूपों में? 3 रूपों में हमारी भाषा हो सकती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, भाषा जो है हमारी ये 3 रूपों में हो सकती है। कैसे कैसे? एक तो रूप हो जाएगा इसका, देखिए यहां पर मौखिक भाषा। क्या? मौखिक भाषा। एक तो हो जाएगी मौखिक भाषा, दूसरी हो जाएगी आपकी लिखित भाषा, और तीसरी हो जाएगी आपकी संकेत भाषा या सांकेतिक भाषा। संकेत भाषा या सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो होती है आपकी, वो होती है आपकी ध्वनि वाली, यानी हम इसको ध्वनि रूप भी कह सकते हैं। ध्वनि रूप, जो ध्वनि रूप होता है वो आपका मौखिक रूप है। और यहां पर लिखित रूप जो है इसको हम कह सकते हैं क्या? लिपि रूप। क्या कह सकते हैं? लिपि रूप कह सकते हैं। और संकेत को हम सांकेतिक कहते ही हैं, क्योंकि हम मौखिक में ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम कह रहे हैं, ये एक प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, यही हमारी मौखिक भाषा है। और हम इसको जब लिख देते हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं इसको जब हम लिख देंगे, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया है इस बोर्ड के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी? लिखित रूप में भाषा हो जाएगी। लेकिन हम लिख भी नहीं रहे हैं, हम बोल भी नहीं रहे हैं, तो हम तीसरी भाषा का प्रयोग करेंगे, संकेत वाली भाषा। हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों से, बच्चे क्लास में बैठे हुए, हमने कहा, इस तरह हमने बोला नहीं कुछ भी, हमने इस तरह से इशारा किया, आप समझ गए? बच्चा खड़ा हो गया, हमने कहा, हमने कहा, हमने कहा, हमने कहा, बच्चे समझ गए, हमने कहा। भाई समझ गए आप? इसका मतलब हुआ कि हमने संकेत किया और आप समझ गए। आपने जैसे क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट के खेल में आपने देखा होगा पूरी भाषा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही उन्होंने कर दिया कि भाई चौका लग गया, ठीक है, व्हाइट बॉल का इशारा अलग होता है, चौका का अलग होता है, और 6 लगने का अलग होता है, सब बॉलों का अलग अलग इशारा होता है, तो वो भाषा ही तो है। केवल संकेत रूप में भाषा है तो वो भाषा ही कहलाती है। केवल अंतर इतना है कि वो संकेत रूप में है, तो संकेत रूप में भी भाषा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से भाषा के हमारे 3 रूप हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपकी लिपि वाली भाषा हो जाएगी, एक आपकी मौखिक भाषा हो जाएगी, और एक आपकी सांकेतिक भाषा हो जाती है। हम संस्कृत में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं भाष्यते अनया इति भाषा। देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ संस्कृत में किस तरह कह सकते हैं। संस्कृत में कह सकते हैं भाष्यते अनया इति भाषा, ये आप लिख सकते हैं, भाष्यते अनया इति भाषा। अर्थात इसका मतलब होता है जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, जिसके द्वारा कहा जाए या कुछ कथन किया जाए, वो भाषा है। और संस्कृत में लिखा है भाष्यते अनया इति भाषा। इस तरह आपको ये बात समझ लेनी है। और 3 रूपों में है, ये भी आपको हमने बता दिया है। पशुओं और मनुष्यों में अंतर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मित्रों भाषा। पशुओं और मनुष्यों में, पशुओं और मनुष्यों में अंतर का सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है वो आपकी भाषा ही है। पशुओं और मनुष्यों में अंतर का सबसे बड़ा कारण भाषा ही है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से अपने मंतव्य को एक से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम भाषा के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि पशु पक्षी इत्यादि वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं जिस तरह मनुष्य कर सकता है भाषा के माध्यम से। तो मनुष्य जो है वो भाषा से ही मनुष्य है, नहीं तो आपको पता है कि पशुवत है। तो मनुष्य या मानव भाषा से ही मानव है, इस बात को आप समझ सकते हैं। आप लिख सकते हैं इस बात को कि मानव भाषा से ही मानव है, भाषा से ही मानव है, इस बात को लिख सकते हैं। भाषा से ही
मानव मानव है। भाषा से ही मानव क्या है? मानव है। क्योंकि यहां सबसे बड़ा अंतर का जो कारण है वो आपकी भाषा ही है और कोई इसमें दूसरा कारण नहीं है। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि भाषा क्या है, संस्कृत शब्द क्या है, दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो अब चलिए आगे। अब देखो हम यहां पर आपको एक साथ बता रहे हैं संस्कृत भाषा। अब हम यहां पर संस्कृत भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत भाषा की विशेषताएं। देखिए संस्कृत भाषा की विशेषताएं क्या हैं, इनको हम जानेंगे। यहां से आपका प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है, कोई इसमें संदेह नहीं है। संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहली विशेषता है, ये प्राचीनतम भाषा है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, सबसे प्राचीन भाषा। ठीक है। इसके अलावा सबसे समृद्ध भाषा मानी जाती है, समृद्ध भाषा। और इसके अलावा ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण सबसे समृद्ध है, यानी समृद्ध व्याकरण वाली भाषा है, अच्छी भाषा है, परिष्कृत भाषा इसको हम कह सकते हैं, परिष्कृत भाषा या शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा। इसका जो व्याकरण है वो बहुत ही समृद्ध है। इतना समृद्धशाली व्याकरण अन्य किसी भाषा में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन हम बता रहे हैं वो है संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट भाषा। जो संस्कृत है वो आपकी संश्लिष्ट भाषा है या संश्लिष्ट भाषा आपकी कहलाती है। ये आपका जो प्रश्न है ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि संस्कृत भाषा है, कैसी भाषा है? तो उत्तर में आएगा संश्लिष्ट भाषा है, श्लिष्ट। अब देखो संश्लिष्ट का जो अर्थ होगा वो आपको लेना है कि प्रकृति प्रत्यय दोनों के संयोग से जो नया शब्द बनता है वो आपकी भाषा है संस्कृत भाषा। प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्ययों के दोनों के संश्लेष से हम इसमें शब्द बनाते हैं। ठीक है। प्रकृति और प्रत्यय दोनों का संयोग कैसे होता है? जैसे मान लो कि हमने बनाया पठति, तो पठति में हम यहाँ धातु जोड़ते हैं जिसको हम प्रकृति कहेंगे, और यहाँ पर हम तिप प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। दोनों का संयोग करते हैं, दोनों को हम श्लेष करते हैं, तब जाके इसमें नया शब्द आपका बन जाता है। तो सबसे बड़ी विशेषता है हमारी संस्कृत भाषा की ये। ठीक है। अन्य भाषाओं में होता होगा लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है, ठीक है, इसको लेकर के वो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर ही है, इसीलिए इसको संश्लिष्ट भाषा नाम देते हैं। ये संश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है। जब आपने भाषा के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये प्रश्न आपका बन जाता है कि भाषा कैसी है, तो संश्लिष्ट भाषा है। इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में केवल परिचय के बारे में हमने यहाँ बताया है कि संस्कृत क्या है, भाषा क्या है और संस्कृत भाषा की विशेषताएं क्या हैं, ये हमने इसमें जाना। इसमें से आपके एक दो प्रश्न बन जाते हैं, जैसे उत्पत्ति से रिलेटेड आपका प्रश्न बन जाता है, अर्थ से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न, छोटा प्रश्न बन सकता है। इस तरह से आपको ये समझना है सब कुछ। अब देखो संस्कृत भाषा की ये सारी विशेषता हो जाती है, लेकिन एक विशेषता और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि इसका जो व्याकरण है वो समृद्धशाली व्याकरण माना जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब भाषाओं का जो संविधान है, भाषाओं का जो संविधान कहलाता है वो कहलाता है व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण। और व्याकरण इसका समृद्धशाली है ही, ये हम आपको बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन तीनों प्रकार की भाषाओं के प्रसंग में, तीनों प्रकार की भाषा हमने आपको बताई थी, एक तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आप इस लाइन को नोट कर सकते हैं कि इन तीनों प्रकार की भाषाओं के प्रसंग में निश्चित नियमों का होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप लिख सकते हैं। इन तीनों भाषा के प्रकारों के प्रसंग में, ठीक है, इन तीनों प्रकारों के
प्रसंग में, ठीक है, निश्चित नियमों का होना अनिवार्य है या आवश्यक है, अनिवार्य है या आवश्यक है, ठीक है। अब देखो, जब तक किसी भाषा के पास निश्चित नियम नहीं है तब तक वह भाषा आपकी समृद्ध नहीं मानी जाएगी, अच्छी भाषा नहीं मानी जाएगी। और सबसे ज्यादा अच्छे नियम हम संस्कृत भाषा के मानते हैं, क्योंकि इसमें शाश्वत नियम हैं। आप कहीं पर भी देखिए, इसमें जितने नियम हैं, जितने इसके वैज्ञानिक नियम हैं, उतने किसी भी भाषा में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हमने लिखा है कि इन तीनों प्रकारों के प्रसंग में निश्चित नियमों का होना, अन्य भाषा में आपको निश्चित नियमों का ऐसा इसमें नहीं मिलेगा सिस्टम। तो अन्य भाषाओं में आप देखोगे तो उसमें आपको निश्चित नियम आपको नहीं मिल पाएंगे। निश्चित नियम से तात्पर्य क्या है, मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं। निश्चित नियम से मतलब क्या है, जैसे मान लो हम तीनों भाषाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वो लिखित भाषा हो, चाहे वो संकेत वाली भाषा हो। अब इन तीनों भाषाओं के प्रसंग में हमने कहा कि निश्चित नियम होने चाहिए। निश्चित नियम, तभी भाषा उससे समृद्ध बनती है और वो भाषा दूर तक चलती है, लंबे समय तक चलेगी, नहीं तो भाषा टिक ही नहीं सकती है। कोई भी भाषा जिसके निश्चित नियम नहीं है वो भाषा टिक ही नहीं सकती है, ज्यादा दिन तक अपने आप लुप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि निश्चित नियम यदि भाषा में है तो भाषा समृद्धशाली कहलाती है। निश्चित नियम कैसे, जैसे कि आपने पुलिस वाले देखे होंगे, पुलिस वालों ने जो इशारा आज यहां पर किया है, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह इशारा करने से रुकना होता है, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने इशारा कर दिया ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब रुकना होता है, ठीक। मान लिया आपने रुकना है। अब आप इस तरह का इशारा, आप कहीं भी चले जाएंगे, राजस्थान के किसी भी जिले में चले जाएं, आपने वहां इशारा किया पुलिस वाले ने ऐसे, तो ऐसा इशारा करने का मतलब जाना तो नहीं हुआ, बैठना तो नहीं हो सकता है। ऐसा इशारा करने का मतलब है रुकना। इसका मतलब है कि इनकी जो भाषा है, संकेत वाली भाषा, वो निश्चित है। अब निश्चित तब नहीं कहलाएगी जब मान लो ऐसा इशारा करने पे राजस्थान में तो अर्थ होता है बैठ जाना, हरियाणा में चले गए तो ऐसा इशारा करने पे अर्थ होता है भाग जाना, और कहीं दूसरे राज्य में चले गए तो ऐसा इशारा करने पर अर्थ हो जाता है चलना, और किसी का अर्थ हो जाता रुकना। तो ऐसा यदि है तो वो भाषा आपकी निश्चित नियमों वाली नहीं है। इसका मतलब वो भाषा ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, तो इसमें फिक्स रहता है। इसी तरह हम संस्कृत में बता रहे हैं, इसी तरह निश्चित नियम वाली भाषा है आपकी संस्कृत भाषा, क्योंकि इसमें निश्चित नियम है। पाणिनि हमारे जो इस तरह की भाषा है हमारी संस्कृत भाषा, क्योंकि इसमें जो नियम बनाए गए हैं वो एकदम फिक्स नियम हैं। आज भी आप उनको देख सकते हैं, और लगभग आप 400-500 साल पहले देखोगे तब भी आपको वो नियम मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारी आज की जो क्लास है एक सामान्य परिचय की क्लास थी। अब आगे हम लगातार आपकी क्लास यहाँ पर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि आपकी जो सेकेंड ग्रेड का आपका सिलेबस है उसको मैं 3 जगह डिवाइड करके पढ़ाऊँ, ठीक है। एक आपका एक क्लास में तो आपकी जैसे व्याकरण हो जाएगी, ठीक है, एक क्लास में आपकी साहित्य हो जाएगी, और एक क्लास आपकी हो जाएगी शिक्षण विधियों की। अब ऐसे करके आपकी 3 क्लास हो जाती हैं। अब 3 क्लास को हम 3 जगह डिवाइड करके यदि पढ़ाते हैं तो मतलब ये मानो कि आसान हो जाएगा काम, और जल्दी भी हो जाएगा, रिवीजन भी हमारा अच्छे से हो जाएगा, और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट भी हम ले सकेंगे, और नोट्स भी बनाने में हमें सुविधा रहेगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, जैसे ही गर्मियों की छुट्टी लगेंगी तो उसमें हमें समय ज़्यादा मिल पाएगा, स्कूल जाना नहीं होगा, तो उस समय हम ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे। तो व्याकरण की क्लास रख देंगे आपकी सुबह, साहित्य की क्लास रख देंगे, और आपकी कुछ 1-2 क्लास सप्ताह के अंदर 2 या 3 क्लास आपकी शिक्षण विधियों की रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा रूटीन चलता रहेगा एक साथ तीनों का, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास कैसी रही आप हमें जरूर कमेंट करके बताना, और आपका कोई सवाल यदि है इससे रिलेटेड, आपको यदि कोई दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट करना, और लाइक जरूर कर देना एक, और चैनल को आपको क्लास मिलेंगी, इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सारा कोर्स इस पर करवाया जाएगा। टेस्ट, PDF नोट्स, वीडियो, सारा कुछ मैटर इस पर मिलेगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सबको फायदा मिलना चाहिए। संस्कृत की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आगे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे
आपको ट्रिक भी बनाएंगे हम, ठीक है। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे, तो हर चीज़ आपके लिए याद करके बताएंगे, आपको यहाँ पर याद करवा दिया जाएगा क्लास के अंदर ही, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से हमारी आज की क्लास संपन्न हो जाती है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अच्छे से हम प्रयास करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की क्लास है, थोड़ा सा हमने आज ये स्टार्ट किया है। पहले तो हमने बिना फेस वाली क्लासें बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, वीडियो वगैरह साफ बनेगी। थोड़ी लाइटिंग वगैरह सही नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि साफ सुथरा नहीं दिख रहा हो, आवाज़ पता नहीं आपको सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अगली वीडियो में हम इंप्रूव हो जाएं और उसमें थोड़ा सा अच्छा कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद।